हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा मार्च 2025 के लिए मैथमेटिक्स का जो स्टैंडर्ड का पेपर जारी किया गया है, आज उसको हम पढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं और इस क्वेश्चन पेपर में आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से जिन क्वेश्चंस को 5 भागों में बांटा गया है। 5 खंड हैं इसके। ठीक है, क ख ग घ या। और पहले में आपको 1 से 20 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे 1 मार्क्स के। और दूसरे सेक्शन में आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरे सेक्शन में आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। चौथे सेक्शन में आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। पांचवा सेक्शन जो आपका ई सेक्शन है, वहाँ पर आपको 4 मार्क्स के जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं वो मिलेंगे। ठीक है, अब आइए हम पहले प्रश्न से प्रारंभ कर लेते हैं। सेक्शन ए खंड क में 1 से 20 तक के प्रश्न हैं और सभी 1-1 नंबर के होंगे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 2400 है तो उनका एचसीएफ नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2400 देन देयर एचसीएफ कैन नॉट बी। आपने क्या करना है, 2400 को 400 से डिवाइड करके देखो। ये डिवाइड हो जाएगा, 6 आएगा। अगर 600 से करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 300 से भी डिवाइड हो जाएगा, बट ये 500 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसका एचसीएफ 500 नहीं हो सकता। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहुपद एक्स स्क्र प्लस 99x प्लस 127 के शून्यक हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर। कैसे होंगे? अब यहाँ पर बताना है, दोनों पॉजिटिव होंगे, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, या बोथ इक्वल, या वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। आपने यहाँ क्या ध्यान रखना है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, इसका मतलब इसके दोनों धनात्मक होंगे। कैसे होंगे इसके शून्यक? दोनों धनात्मक। थर्ड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज नो रियल रूट्स। अब आपको क्या ध्यान रखना है, रियल रूट्स के लिए क्या जरूरी है? अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो यहाँ पर रियल रूट होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर रूट जो हैं वो दोनों इक्वल होंगे। अगर डी की वैल्यू माइनस में है, यानी कि डी इज लेस देन 0, तो क्या होगा? नो रियल रूट्स। अब फर्स्ट में चेक करते हैं, देखिए बी स्क्वेयर माइनस 4ac, डी की वैल्यू होती है ना, तो बी कितना है? -4। -4 का स्क्वेयर करेंगे 16, -4 ए कितना है यहाँ पर 2, और सी कितना है 3√2। तो कितना आ जाएगा आपका 16 माइनस 24√2। अब ये देखिए, ये माइनस में आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये बड़ा है यहाँ माइनस वाला, तो डी जो है वो माइनस में है, इसलिए ए इसका ऑप्शन सही ऑप्शन आंसर होगा। इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक 9m² या 3m² प्लस 14 या 4m प्लस 21 एपी में है तो m किसके बराबर होगा? इफ 1, 9m² 3m² प्लस 14, 4m प्लस 21 इज इन एन एपी। एपी में क्या होता है? अगर मैं इसको a1 मानूं, इसको a2, इसको a3, इसको a4, तो क्या होना चाहिए? a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2। अब यहाँ पर a2 कितना है, देखिए 9m² माइनस a1 दैट इज 1। फिर अब a3 क्या है यहाँ पर? 3m² प्लस 14 माइनस a2 कितना है? 9m²। कैलकुलेट करते हैं, 9m² माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल कर दीजिए, 6m² प्लस 14। अब हमने क्या करना है, -6 को इस तरफ कैरी कर लेंगे तो ये 15m² हो जाएगा, इज इक्वल टू 14 प्लस 1, और दैट इज 15m² इज इक्वल टू 15, एंड m² इज इक्वल टू 15/15, दैट इज प्लस माइनस 1। क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, m² इज इक्वल टू 1, तो m क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1 के बराबर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा यहाँ इसका? 1।
तो 1 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि बिंदु 4 ए और 1 0 के बीच की दूरी 5 है तो ए का मान होगा, if the distance between the points 4a and 1 0 is 5 then the value of a is। तो हम इसको क्या लिखते हैं, a1, ये b1 और ये a2 और ये क्या है b2। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर मैं इसको p पॉइंट सपोज कर लूँ और इसको q, तो हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू a2 माइनस a1 का होल स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a2 कितना है मेरे पास 1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस b2 कितना है 0 माइनस a का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल दिया है इन्होंने, 5 के। तो इसको हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर 5। यहाँ पर हमारे पास रूट लगा हुआ था और रूट का हम कर देंगे यहाँ पर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। अब 1 में से 4 नहीं जाएगा तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस ये आपका a स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा 25, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास 9 प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और a विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, क्योंकि a का जो वैल्यू है अगर +4 होगा तब भी उसका स्क्वायर 16 आएगा, अगर -4 होगा तब भी इसका स्क्वायर जो है वो 16 आएगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगले में देखिए, दी गई आकृति में ए बी समानांतर डीसी है, ए बी और डीसी समानांतर दिए हुए हैं। इफ इन द गिवन फिगर इफ ए इज पैरेलल टू डीसी देन वैल्यू ऑफ एक्स इज। अब एक्स किसके बराबर होगा, जब ये दोनों यहाँ पर हमारे पास पैरेलल दिए हुए हैं तो आपने क्या ध्यान रखना, यहाँ पर अगर एंगल 1 मान लें और इसको एंगल 2 मान लें, ये माने एंगल 3 और ये मान लें एंगल 4, या मैं ट्रायंगल्स दोबारा बना के दिखा देता हूँ आपको छोटी छोटी। ठीक है, ये है O, ये A, ये B, ये O, ये C और ये D। ठीक है, यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, इसको 3 और 4 नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएंगी। ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। ठीक है, देन ओ ए अपॉन ओ सी विल बी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। अब ओ ए हमारे पास दिया है x+5, यहाँ फिगर में शो किया हुआ है, और ओ सी दिया है हमारे पास x+3 विल बी इक्वल टू ओ बी दैट इज x-1 एंड ओ डी दैट इज x-2। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इधर मल्टीप्लाई किया हमने से, तो ये आ जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10, और इसे इधर मल्टीप्लाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा x² माइनस x प्लस 3x माइनस 3, x² से x² यहाँ हमने कट कर दिया। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 10 माइनस x प्लस 3x इज इक्वल टू माइनस 3, 3x से 3x कट कर दिया, x को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये प्लस हो गया, और ये -3 प्लस 10 इज इक्वल टू 7, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, संलग्न चित्र में AC और AB O केंद्र वाले एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं हैं। यदि एंगल COD 120 है तब एंगल BAO बराबर होगा। इन द एडजॉइनिंग फिगर AC एंड AB आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर एट O। इफ COD इज इक्वल टू 120 देन एंगल BAOE इज इक्वल टू BAO। हमने ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। देखिए ये 120 है, बिल्कुल सिंपल सा बता देता हूँ, ये लीनियर पेयर है तो ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, ये क्या होता है, ये 90 डिग्री का होता है, सी पर जो एंगल बनेगा कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। इसका कारण क्या होता है कि जो केंद्र से स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 60 है 90 कितना हो गया 150, 150 का हाफ 150 को आपने 180 में से लेस कर देना, तो ये 30 आ गया, तो ऊपर वाला भी ये कितना आ जाएगा 30। ठीक है,
ध्यान रहेगा। आपने फिर दोबारा समझा देता हूँ, ये लीनियर पेयर हो गए आपके पास, यहाँ पर 120 और ये 60 आ जाएगा, ये 90 का है अकॉर्डिंग टू थ्योरम, और 60 और 90 150, और 180 में से इसको हम लेस कर देंगे, तो ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ इसका सही आंसर होगा। अगले में देखिए, यदि साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, तब टेंजेंट स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस अल्फा का मान है। इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, आपने क्या ध्यान रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। आप इसको यहाँ छोटी सी एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया, अंडर रूट 3, और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो हम सबसे पहले बेस निकाल लेते हैं। अगर इसको हम ए बी और सी दे दें, तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 के स्क्वायर का रूट, यानी कि 4 माइनस 3, 1, 1 का रूट क्या होता है 1। अब हमें टेंजेंट ए निकालना है सबसे पहले, टेंजेंट अल्फा, यहाँ अल्फा लगा लेते हैं। टेंजेंट अल्फा में क्या आ जाएगा हमारे पास, टेंजेंट का क्या फार्मूला बताया ऊपर, बेस अपॉन पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3 अपॉन 1, ठीक है। और हमने निकालना है कॉस, कॉस क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। इसने बोला टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस कॉस, कॉस कितना है 1/2, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 माइनस 1/2, दैट इज 5/2। कैसे करते हैं इसको, 3 टू ज़ा 6, 6 में से 1 गए 5, 5/2, ठीक है। तो ऑप्शन 1 हमारे पास इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऐसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसकी परिधि उसकी त्रिज्या इकाई की 4 गुना है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर हुज पेरीमीटर इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस आर यूनिट। अब मान लीजिए आपके पास ये त्रिज्याखंड इस प्रकार का दिया है और इसका रेडियस आर दिया है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, एक तो दोनों आर ये प्लस हो जाएंगे, यानी कि 2r प्लस फार्मूला लगा लीजिए 360 इंटू 2πr, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 4 टाइम्स इस रेडियस, यानी कि 4r। अगर हम 2r को इधर शिफ्ट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 360 थीटा अपॉन 360 2πr इज इक्वल टू 4r माइनस 2r, और थीटा अपॉन 360 यहाँ पर हम पाई रखेंगे इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2r, और इस 2r को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने निकालना क्या है, इसका एरिया, और एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास सेक्टर के, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। अब थीटा अपॉन 360 की वैल्यू यहाँ पर हमें कितनी दी हुई है 1, ठीक, यहाँ से हम इसको उठा लेंगे और आर स्क्वेयर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका हमारे पास सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिए, समझ में आ जाएगा। अगला देखिए, यदि एक गोले और एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो गोले के व्यास और घन की भुजा का क्या अनुपात होगा। इफ a sphere a cube have equal surface areas, then the ratio of diameter of the sphere to the edge of the cube is कितनी। देखिए अगर हम यहाँ स्फीयर का r जो है, रेडियस जो है हम r मान लेते हैं, ठीक है, और जो हमारे पास क्यूब है और क्यूब की साइड को हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, सरफेस एरिया, अब स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr², और क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। इज इट ओके। अब इस 4 को मैं स्क्वायर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है, इस 4 को काहे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, स्क्वायर में। क्या हो जाएगा मेरे पास, पाई 2r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6a²। अब आपके दिमाग में आएगा मैंने इसको अंदर कन्वर्ट करके क्यों किया, क्योंकि मुझे यहाँ डायमीटर चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूँ पाई
डी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6a²। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, डी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, क्योंकि मुझे डायमीटर और एज का रेशो निकालना है, ये ए एज है, इसकी साइड है ये, ठीक है, 6/पाई। और अगर मैं इसका स्क्वेयर रूट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 6/पाई का रूट। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, डी अपॉन ए इज इक्वल टू √6/√पाई, यानी कि √6 और √पाई जो है इसका रेशो होगा। और ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यहाँ यदि किसी श्रृंखला का बहुलक उसके माध्य से 12 अधिक हो तो बहुलक माध्यक से कितना अधिक होगा। If mode a series exceeds its mean by 12, then mode exceed the median by। अब आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, आपको फार्मूला आना चाहिए, और इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, तो फार्मूले में क्या आ जाएगा हमारे पास, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मोड मैंने बहुलक, ठीक है ना, ये क्या है माध्यक, और ये क्या है माध्य। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। इन्होंने क्या बोला, मोड अ सीरीज एक्सीड इट्स मीन बाय 12, यानी कि मोड माइनस मीन 12 के इक्वल है। हमने क्या करना है, यहाँ जो फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूले में मोड माइनस मीन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने मीन माइनस किया और इस तरफ भी मैंने यहाँ पर मीन को घटा दिया, ये -3 मीन आ जाएगा। ठीक, मॉड माइनस मीन किसके इक्वल है, 12 के, इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल लेंगे, ये आ जाएगा मीडियन माइनस मीन, इससे इसको कट किया, क्या आ गया 4, और क्या बन जाएगा हमारे पास, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 4। अब हमने निकालना क्या है, बहुलक माध्यक से कितना अधिक होगा, देन मोड एक्सीड बाय मीडियन, हमने निकालना है मोड माइनस मीडियन, ये हमने फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, यहां पर दोबारा फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए फॉर्मूला है हमारे पास, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 6 आ जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास 2 मोड दिया हुआ है, इस मोड को अलग करेंगे और इसमें से मीन माइनस करेंगे। देखिए मोड माइनस मीन और प्लस मोड, ये जो मोड था इसके मैंने 2 टुकड़े किए और इसमें से मीन यहाँ लेस किया, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 मीडियन माइनस, जैसे यहाँ मीन माइनस किया था तो यहाँ पे भी मीन माइनस करेंगे, ये 5 मीन आ जाएगा। ठीक है, अब 5 मीन आ गया, यहाँ हमारे पास 6 मीडियन है, हमने यहाँ क्या करना है, मोड माइनस मीन, ये मोड माइनस मीन हमें किसके बराबर दिया था, 12 के बराबर। ठीक है, प्लस ये मोड हमें यहाँ दिया हुआ है, हम इसमें से मीडियन और लेस कर देते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे जैसे मीडियन लेस किया तो इसमें से भी एक मीडियन लेस करेंगे, ये रह जाएगा 5 मीडियन -5 मीन। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको 5 कॉमन निकाल देंगे, ये आ जाएगा 5 मीडियन माइनस मीन, और ये किसके बराबर है, हमारे पास 4 के बराबर दिया हुआ है, हम यहाँ पर इसको 4 सब्सटीट्यूट कर देंगे। देखिए 5 इंटू 4 दैट इज 20, किसके बराबर आ गया ये 20 के। इसको एज इट इज रखते हैं, मोड माइनस मीडियन, 20 ये था और 12 को इधर शिफ्ट कर दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8, यानी कि ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर होगा। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना फिर आप देखते रहोगे। थोड़ा एक बार दोबारा इसको समझो तो एकदम आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 400 अंडों की एक खेप में
खराब अंडे मिलने की संभावना 0.035 है, उस केप में खराब अंडों की संख्या क्या होगी? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.035। नंबर ऑफ बैड एग्स निकालने हैं तो आपने क्या करना है, इसको 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 जीरो जैसे आ गई, और ये 5 का 20 की सीक्वेंस लगा, 2 12 और 2 14, और डेसिमल कितने अंकों के बाद है? 3 के। तो कितने एग्स हो गए खराब? 14। कितने एग्स खराब आ गए आपके पास? 14। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में देखिए, एक्स दिया हुआ है 2 स्क्वेयर इंटू 3a², वाई दिया हुआ है 2 का स्क्वेयर 3 इंटू 5, जेड दिया हुआ है 2 स्क्वेयर इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम हमें दिया हुआ है, ए की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में आपने क्या ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, तो हमने 2 के हाईएस्ट जो पावर है उसको यूज करना है, यानी कि 2⁻², और यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ 1 है और a की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम यहाँ ले लेंगे 3⁻a। ठीक है, और y जो हमारे पास 5 है उसको एज इट इज़ ले लेना है, और 7 को भी एज इट इज़ ले लेना है, क्योंकि 5 और 7 और कहीं नहीं है। इसके किसके इक्वल है? ये 3780। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आ जाएगा 4 3⁻a इंटू 5 इंटू 7। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का 20 और 7 140, यानी कि 3⁻a 3780 अपॉन 140। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 14 दूनी 28 बच गए 9 98, और 14 सत्ते 98, यानी कि 3⁻a इज इक्वल टू 27 है। 27 को अगर पावर में कन्वर्ट करेंगे 3⁻3 बनेगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 3। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, और इन्होंने क्वेश्चन को पलट के थोड़ा सा दिया है। देखिए नेक्स्ट में, किसी वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी वृत्त का डैश होती है। The distance between the parallel tangents to a circle is equal the circle of the, क्या होता है वो, किसके बराबर होगी? उसके डायमीटर के, यानी कि व्यास के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? व्यास के। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सर्कल है, यहाँ पर ये पैरेलल लाइंस होंगी, ये पैरेलल तभी होंगी जब ये बिल्कुल इसके व्यास के सिरों पर बनी हुई होंगी। ठीक है, अगला देखिए, 1 + tan² θ इंटू 1 - sin θ, यहाँ थीटा आना था, और यहाँ पर भी थीटा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमने क्या करना, 1 + tan² θ एज इट इज़ लिख लेते हैं, और यहाँ पर 1 - sin² θ हो जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 + tan² θ इंटू, ये किसके बराबर हो जाएगा? cos² θ के। ठीक है, और 1 + tan² θ में हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लेनी है, सर्वसमीका लगा लेंगे, तो कोस जो है सीकेंड का रेसिप्रोकल होता है, दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। कितना आंसर आ जाएगा? 1। अगला देखिए, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, कॉस बी इज इक्वल टू 1/2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b? साइन जो है 1/2 कब होता है? जब एंगल कितना होगा? 45। और कॉस भी 1/2 कब होगा? जब एंगल होगा 45। तो क्या हो जाएगा? 45 प्लस करके क्या आ जाएगा हमारे पास? 90। कितना आ जाएगा? 90। बहुत आसान सा प्रश्न है, बस आपको वो टेबल आना चाहिए बनाना, तो अब आप उसको आसानी से कर लोगे। अगला देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बोला इन्होंने? अर्धवृत्त है, देखिए ये अर्धवृत्त है सपोज कीजिए, और इसका रेडियस आर है। अगर रेडियस आर है तो ये भी आर होगा, और ये वाला हाफ भी आर होगा। तो फार्मूला क्या होता है? 1/2 गुना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, और यहाँ पर ओ, और इसको एल। 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है, 1/2 आधार कितना है? 2r, और लंब कितना है? r। इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा? r²। क्या आ जाएगा? r²।
नेक्स्ट में देखिए एक बारंबारता बंटन प्रकार दिया गया है। इसमें हमने माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न वर्ग सीमाओं का क्या योग है वो बताना है। माध्यक वर्ग क्या होगा? देखिए माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे? 10 और 25, 10 और 15 25, 25 और 12 37, और 20 57, 57 और 9 66, 66 का आधा 33, 33 कहाँ मिलेंगे? 10 और 15 25 और 12 37, यहाँ 33 मिलेगा। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? 10। और बहुलक सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 20। 20 की निम्न वर्ग सीमा कितनी हो जाएगी? 15। दोनों को जोड़ दो, 15 और 10 25। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 25। नेक्स्ट देखिए, अब ये केस स्टडी के क्वेश्चन हैं। प्रश्न नंबर 19 और 20 में दिशा निर्देश अनुसार आपने आंसर देने हैं। आपके पास अभिकथन ए के तर्क आर दिए हुए हैं और ऑप्शन में आपको आंसर क्या मिलेंगे? अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं, और तर्क जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या करती है, तो ऑप्शन ए आएगा। और अगर अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन बी आंसर लिखना है आपने। अगर अभिकथन ए सही है तर्क गलत है तो सी ऑप्शन लिखना है, और अगर अभिकथन गलत है तर्क सही है तो आपने डी ऑप्शन लिखना है। इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है, आपने ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, √2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। √2 इज अ इरेशनल नंबर, बिल्कुल ठीक बात है ये। यदि p एक अभाज्य संख्या है तो √p एक अपरिमेय संख्या है। इफ p बी अ प्राइम नंबर देन √p इज एन इरेशनल नंबर। यह बिल्कुल सही है। कोई भी जो अभाज्य संख्या होती है उसका वर्गमूल जो है वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो दोनों बातें ठीक हैं। अभिकथन ए और तर्क आर दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। ठीक है ना, क्योंकि दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। अगला देखिए, अभिकथन ए बिंदु P -1 5 और Q है 7 और 3 के बीच की दूरी है 4√17। पहले इसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फार्मूला है? A2 -A1 यानी कि 7 -1 क्या हो जाएगा? -1 का +1 जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस A2 माइनस B2 माइनस B1 3 - 5 का होल स्क्वायर, सारे का रूट करना है। कितना हो जाएगा? 7 और 1 8, 8 को 8 64, प्लस 3 में से -5 किया -2 आएगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, 4 का अंडर रूट यहाँ पे 68 हो जाएगा। 68 का अंडर रूट कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 17, यानी कि इसका एक पेयर बन गया। तो ये आ गया 2√17। देखिए आपको पजल किया है उसने, यहाँ क्या लिखा है? 4√17। अब हमारे पास अभिकथन ए गलत है। अब ऑप्शन आपने चूज करना है, आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं हमें पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं हमारे पास? assertion is true but reason is false। यहाँ पर assertion is false बस reason is true, तो यानी कि ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ सही आंसर होगा। अभिकथन ए गलत है परंतु तर्क आर सही है, क्योंकि और हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें हमारे पास अभिकथन ए गलत हो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आएगा? आंसर डी, अभिकथन गलत है, तर्क आर इसका सही है। खंड ख यानी कि सेक्शन बी, यहाँ पर हमें 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के मिलेंगे और 21st क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि 2x + y = 23, 4x - y = 19, तब हमने यहाँ वैल्यू निकालनी है 5y - 2x और y/x - 2 के मान निकालने हैं। आपको सिंपल सी बात है कि यहाँ पर x और y की वैल्यूज आपने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, और हमारे पास इक्वेशंस क्या दी हैं? इक्वेशंस हैं हमारे पास 2x + y = 23 और सेकंड है 4x - y = 19। अब यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 2x है। मैं इस सारी इक्वेशन को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 4x + 2y = 46। साइन चेंज कीजिए, ये दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा -3y = -16, 16 में से 9 गए 7 और यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया 2, माइनस से माइनस कट कर देंगे और y कितना आ जाएगा? 27/3 दैट इज इक्वल टू
9। अब हमने यहाँ पर 2x प्लस वाई की जगह 9 लिख देंगे इज इक्वल टू 23, और ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 23 माइनस 9। देन x इज इक्वल टू अपॉन 2, ये वाला इधर आ गया, और इसमें से इसको हम लेस करेंगे, 13 में से 9 गए 4, 14 यानी कि 7 आ जाएगा। हमने वैल्यू बतानी है 5y, ठीक है, और y को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 9 5 45 माइनस 2x, ये कितना है 7 दूनी 14, और घटा के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 31, पहले की वैल्यू आ गई। दूसरे में y अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स में हमने क्या करना, y की वैल्यू जो दी हुई है देखिए 9 अपॉन एक्स दैट इज 7 माइनस 2, यानी कि 9 माइनस 14 अपॉन 7, और ये आ जाएगा माइनस 5 अपॉन 7। दो वैल्यूज हमारे पास यहाँ आंसर के तौर पर हमें मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर इसी के अथवा हमें क्वेश्चन दिया है p के किन मानों के लिए नीचे दिए गए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं ये। For which value of p does the pair of equations given below has unique solution? Unique solutions कब होते हैं, a1 upon a2 will not equal to b1 upon b2, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, यानी कि 4 बटा 2 बराबर नहीं है p अपॉन 2। इसको अगर हम कट कर दें 2 आ जाएगा, देन p इज नॉट इक्वल टू 4। क्या आंसर आ जाएगा, p इज नॉट इक्वल टू 4, तब इसके हमारे पास यूनिक सोल्यूशन मिलेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चित्र में x का मान ज्ञात कीजिए अगर डी इज पैरेलल टू ए बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डी इज पैरेलल टू ए बी। अगर डी ई ए बी के पैरेलल है तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, आधारभूत अनुपातित प्रमेय, ठीक है ना, बीपीटी। अब हमने क्या करना है, अगर ए बी डी इज पैरेलल टू ए बी है तो हमारे पास हो जाएगा ए डी अपॉन सी डी, यानी कि दिस वन अपॉन दिस वन, और इधर से बी ई अपॉन सी ई। ए डी कितना है 3x प्लस 19, और सी डी कितना है x प्लस 3, बी ई है 3x प्लस 4, और सी ई है x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 19x, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x से कर लेते हैं तो आ जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस 4x, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 12। 3x स्क्वेयर से 3x स्क्वेयर को हमने कट कर देना है, ये आ जाएगा 19x इज इक्वल टू 13x प्लस 12। 19x माइनस 13x इज इक्वल टू 12, और ये आ जाएगा 6x इज इक्वल 12, देन x इज इक्वल टू 2, ठीक है। आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, x कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ पर 2 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। Two concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of chord of the longer circle which touches the smaller circle. हमने पहले फिगर बना लेते हैं। देखिए फिगर हमारे पास यहाँ बन गई है, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं O, ये A, ये B, और यहाँ पर C। यहाँ पर राइट एंगल हमें मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 25 माइनस 9 दैट इज 16, और ए बी आ जाएगा रूट 16 यानी कि 4। लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए प्लस का लेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना, ए सी दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी, यानी कि 2 इंटू 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। अब 24वां क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। 1/2 कब होता है, टेबल आपको याद होगा,
और वो आपको याद रखना भी पड़ेगा, साइन 30 के इक्वल होता है, ठीक है ना। अगर साइन से साइन कट जाए तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30। देन कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो कॉस a प्लस बी, कॉस हाफ कब होता है, कॉस 60 पर जाके, कॉस से कॉस कट जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब दोनों वैल्यूज को हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ऐड की मैंने दोनों वैल्यूज, देन a इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45। अगर a 45 आ जाता है, माइनस b इज इक्वल टू 30, अब b को उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 45 माइनस 30, देन वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 15। यही हमने फाइंड आउट करना था, a कितना है और b कितना है। यहाँ पर थीटा मिसिंग है, ये थीटा लिख लेते हैं। अब देखिए फाइंड आउट करना है हमने ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर, हमें दिया है x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा, इसका स्क्वेयर कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा, ये एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई हमारे पास। और इसी तरह से हम वाई स्क्वेयर की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी टेंजेंट थीटा, और वाई स्क्वेयर आ जाएगा बी स्क्वेयर टेन स्क्वेयर थीटा। हमने फाइंड आउट करना ए स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन वाई स्क्वेयर। अब ए स्क्वेयर एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर की वैल्यू है ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज, और इसकी वैल्यू है बी स्क्वेयर टेंजेंट स्क्वेयर थीटा। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर काट दीजिए, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर काट दीजिए। अब जो 1 अपॉन साइन स्क्वेयर थीटा है किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस, और 1/10 स्क्वेयर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वेयर थीटा। और ये आइडेंटिटी है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1, इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है पर टेक्निकल है, ध्यान करोगे तभी समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 मीटर गुणा 14 मीटर, यानी कि 20 मीटर लंबाई है, 14 मीटर उसकी चौड़ाई है। आयाम वाले एक आयताकार मैदान के कोने पर एक गाय को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें गाय चर सकती है। A cow is tied with a rope of length 14 meter at a corner of a rectangle field of diameter 20 meter into 16 meter. Find the area of field in which the cow can graze. अब देखिए इस प्रकार का हमारे पास यहाँ पर फिगर बनेगा, ये 20 है और ये 16 है, और ये कह रहे हैं कि 14 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है, ठीक है। हमने इस एरिया का, जो ये पोर्शन है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ ए बी सी डी, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आर मेरे पास आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसमें 20 और 16 का जो है कोई रोल नहीं है, आपको इसका ध्यान रखना है। रेक्टेंगल है इसलिए यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ फील्ड इन विच काउ कैन ग्रेज, ठीक है ना, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जिसमें गाय चर सकती है। फार्मूला क्या है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वेयर, ठीक। थीटा कितना है हमारे पास 90 अपॉन 360 इंटू 22/7, और आर है हमारे पास 14 इंटू 14, ये आ जाएगा। इसको कट कर दीजिए, इसको कट करेंगे ये 2 आ जाएगा, इसको कट करेंगे फिर 2 आ जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे 11 आ जाएगा। और 14 को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया था, 1 और 4 एज इट इज़ लिख लीजिए, और इन दोनों के बीच में इनका जोड़ लिख दीजिए। इस प्रकार के अगर आपने ट्रिक सीखने हैं तो आपको मेरे चैनल पर इस प्रकार की वीडियोस और भी मिलेंगी, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन के आसान ट्रिक जो है वो सीख सकते हैं। यहाँ पर ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अगले सेक्शन में देखिए, सेक्शन सी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के मिलेंगे। सिद्ध कीजिए 2√5 माइनस 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि √5 एक परिमेय संख्या है। गिवन √5 इज अ इरेशनल नंबर, प्रूव दैट 2√5 माइनस 3 इज एन इरेशनल नंबर। हम क्या सपोज करते हैं, माना 2√5 माइनस 3 एक परिमेय संख्या है,
ठीक है ना। हम क्या मान लेते हैं इसको, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। लेट 2 अंडर रूट, यहाँ 5 आएगा, सॉरी, 2 अंडर रूट 5 - 3 इज अ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 5 - 3 इज इक्वल टू p अपॉन क्यू। अब हमने क्या करना, 3 को हम साइड शिफ्ट कर देंगे, यहाँ 5 आएगा, इस 3 की 5 साइड शिफ्ट कर देंगे, p माई अपॉन क्यू -3 की जगह +3 हो जाएगा, और अंडर रूट 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ p अपॉन क्यू +3, ठीक है, p अपॉन क्यू +3। अब अंडर रूट 5 क्या दिया हुआ, इरेशनल नंबर। हमने क्या माना, रैशनल नंबर। अब अंडर रूट 5 इरेशनल है तो ये सारी संख्या भी इरेशनल होगी, ठीक है ना। वेयर अंडर रूट 5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। एंड हमें यहाँ क्या दिया, हमने क्या माना था, 2 अंडर रूट 5 - 3 इज अ रैशनल नंबर। अब दोनों बातें गलत होगी ना आपस में, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल आपस में बराबर नहीं हो सकती, ठीक है ना। क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि रैशनल और इज नॉट इक्वल टू इरेशनल। सो 2 अंडर रूट 5 - 3 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अतः 2 अंडर रूट 5 - 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही हमने काम करना है इसमें, इसी के हमें मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट में देखिए, अल्फा बीटा बहुलक 2x² - 7x + 3 के शून्यक हैं। x² प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 7x + 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। दोस्तों यहाँ फार्मूला हमने ध्यान करना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab, हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, और अल्फा एंड बीटा वो क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। ये -b/a कितना हो गया, 7/2। और अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, c कितना है 3, 3/2। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लीजिए, 7/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 49/4, -3 इधर शिफ्ट कर देंगे, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 और बटे 4, ये आ जाएगा हमारे पास 37/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 37/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार पढ़ने के लिए किताबें किराए पर देता है। वह पहले 2 दिन के लिए एक निश्चित शुल्क लेता है, उसके बाद प्रतिदिन का अतिरिक्त शुल्क लेता है। ललिता ने 6 दिन तक किताब रखी और किताब के 22 रुपये का भुगतान किया, जबकि आनंद ने 4 दिन किताब रखी और 16 रुपये का भुगतान किया। निर्धारित शुल्क और प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए शुल्क ज्ञात कीजिए। अ शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, ही टेक्स अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज। अब ध्यान रखना, पहले 2 दिन फिक्स चार्ज है एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच अदर डे आफ्टर दैट। ललिता ने कितने दिए, 22 रुपीज़ दिए और 6 डेज किताब रखी। 6 डेज में 2 डेज फ्री थे और 4 डेज जो है उसने पेमेंट करनी है। अब इसने 16 रुपीज़ दिए, 4 डेज लिए थे, 2 डेज तो फ्री थे और 2 डेज के इसने एक्स्ट्रा चार्जेस दिए, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फाइंड द फिक्स चार्जेस। अब यहाँ लिखिए, लेट द फिक्स चार्जेस इज x, लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू x, माना निश्चित किराया जो है, निश्चित किराया x रुपए है, ठीक है। और पर डे चार्ज, प्रतिदिन का जो चार्ज है, प्रतिदिन का किराया,
वो कितना मान लिया हमने, y। अब इसमें क्या हो जाएगा 2x, ठीक है, सॉरी x प्लस 4y। क्यों, x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, क्योंकि फर्स्ट 2 दिन का कोई किराया नहीं है, वो निश्चित है ही है, वो देने ही देने हैं, ठीक है। प्लस 4 दिन के उसने फालतू लिए। अब आनंद ने क्या किया, एक निश्चित तो दिया ही दिया और 2 दिन का एक्स्ट्रा किराया दिया। बस यहाँ पर इक्वेशन बनाना ही एक काम है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा, उसमें आपको कुछ नहीं करना, कैलकुलेशन है ये। यहाँ पर इसको चिन्ह चेंज कीजिए और चिन्ह चेंज करके x से x कट जाएगा, 2y इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। करना क्या है आपने, x प्लस 4 इंटू 3, वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर ली, और x प्लस 12 इज इक्वल टू 22, देन x इज इक्वल टू 22 माइनस 12, x विल बी 10। यानी कि निश्चित किराया 10 रुपये है। आपने 4 दिन और किताब रखी, 4×3 12 रुपये और देने पड़े, 22 रुपये देने पड़े उसे। आप इसको चेक कर सकते हो ऐसे। अब 10 रुपये तो निश्चित किराया था, उसने 2 दिन और किताब रखी, 3×2 6 रुपये आ गया, 16 रुपये इसको देने पड़े। तो हमारा आंसर यहाँ पर एक बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है ना। फिक्स चार्ज कितना हो गया, 10 रुपये, और एक्स्ट्रा चार्ज पर डे कितना हो गया, 3 रुपये। ये हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा। इसी के अथवा में क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों में 2 का अंतर है तो संख्याओं ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर obtained by the reversing the digit is 66. If the digits of the number is differ by 2, find the number. अब क्या करते हैं, let the unit place, माना इकाई का अंक। अब इकाई का अंक हम x मान लेते हैं, और टेंस प्लेस जो है, दहाई का अंक हम मान लेते हैं y। तो संख्या क्या हो जाएगी, नंबर क्या बन जाएगा, 10y प्लस x, ठीक है। ऑन रिवर्सिंग, अंक पलटने पर क्या संख्या बन जाएगी, अंक पलटने पर संख्या। आपने 10 को वहीं का वहीं रखना है, x और y को शिफ्ट कर देना है, 10x प्लस y, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, दोनों का जोड़ कितना है, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल टू 66। क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11y बराबर है 66, और x प्लस y बराबर है 6। और उन्होंने क्या कहा, नंबर डिफर बाय 2, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको यहाँ कैंसिल कर देते हैं, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8, और देन x इज इक्वल टू 8/2 विल बी इक्वल टू 4। अगर हम यहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 लिख दें, तो ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देन y इज इक्वल टू 6 माइनस 4, दैट इज 2। तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास, 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी कि 20, 20 और 4 24, ठीक है। ये अगर हम इसको यहाँ उल्टा कर दें तब भी हमारा आंसर ठीक बैठेगा, क्योंकि यहाँ y माइनस एक्स कर देंगे तो आंसर हमारे पास 42 बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने ध्यान से इसको करना है। नेक्स्ट देखिए, 29वां क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बढ़ाई गई भुजाएं AB और AC को क्रमशः Q और R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए AQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस CA प्लस AB। If a circle touches the side BC of a triangle ABC at P and extended sides AB and AC at Q, and ये CR है यहाँ पर रिस्पेक्टिवली, AC at Q and R, prove that AQ is equal to half of BC plus AC plus AB। सबसे पहले हमने क्या ध्यान रखना, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अब यहाँ पर AQ इज इक्वल टू AR है, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, और यहाँ पर ये वृत्त की स्पर्श रेखाएं बन जाएगी, और वो आ जाएगा हमारे पास BQ इज इक्वल टू BP, और यहाँ पर बन जाएगी हमारे पास CP इज इक्वल टू CR, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना है और यहाँ लिख देना है
वृत्त की स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी का परिमाप, वो क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक। ए बी एज इट इज लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और जो बी सी है, बी सी के मैंने दो टुकड़े कर लिए, यहाँ प्लस आएगा, बी पी और सी पी, ठीक है। ए सी के फिर मैंने यहाँ पर दो टुकड़े किए, ए सी था, इसको मैंने लिखा ए आर माइनस सी आर, बस आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्लस का निशान है, यहाँ पजल नहीं होना है आपने। और उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी, अब बी पी किसके बराबर है, बी क्यू के, प्लस बी क्यू, ठीक है। प्लस सी पी किसके बराबर है, सी आर के, प्लस अब यहाँ पर ए आर था, ये ए आर किसके बराबर है, ए क्यू के, ठीक है। और माइनस सी आर। अब देखिए ये दोनों यहाँ पर कट हो जाएंगे, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, ए क्यू के, और ये भी किसके बराबर आ गया, ए क्यू के, यानी कि 2 a क्यू आ गया। और परिमाप यहाँ पर हमने a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए क्यू। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 a क्यू, और ए क्यू विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यही हमने प्रूव करना था यहाँ, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। नेक्स्ट में देखिए साइन ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू √3 है, और हमने टेन ए प्लस कॉट ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ फार्मूला क्या लग जाएगा हमारे पास, ए स्क्वेयर यानी कि साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए विल बी इक्वल टू 3। अब ये आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन ए, और ये कॉस ए इज इक्वल टू 3, और 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2, और साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। हमने टेंजेंट की वैल्यू पुट करनी है, उसके लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, हम इसको अपॉन में कर लेते हैं, 1 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1, 1/1 कर देते हैं, ठीक। अब 1 में आइडेंटिटी क्या लगा दी मैंने, साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। ये क्वेश्चन हमारे पास वहां पर किताब में भी है प्रूव करने के लिए, साइन स्क्वेयर ए अपॉन, यहाँ प्लस नहीं है सॉरी, यहाँ इनटू है, साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए साइन ए कॉस ए दैट इज इक्वल टू 1। स्क्वेयर से यहाँ साइन कट गया, कॉस स्क्वेयर से कॉस कट गया, और ये बन जाएगा टेंजेंट ए और कॉट ए इज इक्वल टू 1। यही हमने यहाँ पर प्रूव करके बताना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसिकेंट ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंट ए प्लस 1। बहुत इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ पर कॉट को चेंज कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। इसमें से कॉस ए, यहाँ इज इक्वल टू का साइन डाल देता हूँ ताकि पता लग जाए, कॉस ए कॉमन निकाल लेते हैं, 1/साइन ए माइनस 1, और कॉस ए बाहर निकाला, 1/साइन ए प्लस 1। ये दोनों कट जाएंगे, 1/कॉस साइन ए किसके बराबर आ जाएगा, कोसिकेंट ए माइनस 1 और कोसिकेंट ए प्लस 1। आप देखो केवल 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इसी में आपको मार्क्स मिल जाने हैं।
इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक थैले में 24 गेंदें हैं जिसमें से x लाल, 2x सफ़ेद और 3x नीली हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल नहीं है, सफ़ेद नहीं है। अ बैग कंटेन्स 24 balls ऑफ विच x आर रेड। अब यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल बॉल्स कितनी हैं 24, और रेड कितनी है x, वाइट कितनी है 2x, और ब्लू कितनी है 3x। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 24, यानी कि 6x इज इक्वल टू 24 और x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर दोबारा इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए, तो रेड कितनी आ जाएंगी 4, वाइट आ जाएंगी 2 इंटू 4 दैट इज 8, और ब्लू आ जाएंगी 3 इंटू 4 दैट इज 12। नॉट रेड, अब नॉट रेड में कितनी हो जाएंगी वाइट और ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, इसको आप इसको P ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो कितनी होगी 8 और 12 20, 20/24, ठीक है। इसको 4 से काट दो, 4 पंजा 20, 4 छिक्का 24। और वाइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, वाइट कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। कट करके क्या आ जाएगा 1/3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब है सेक्शन डी। सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 4 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स ईच। 5-5 नंबर के यहाँ पर 4 क्वेश्चन मिलेंगे। सुनीता ने गणित की परीक्षा में 30 अंकों में से 10 अंक अधिक प्राप्त किए होते तो ये अंक उसके वास्तविक अंकों के वर्ग का 9 गुना होते। परीक्षा में उसे कितने अंक मिले। हैड सुनीता स्कोर्ड 10 more marks in her mathematics test out of 30 marks, 9 times these marks would have been the square of her actual marks. How many marks did she get in the test? अब यहाँ मान लेते हैं let she got, अब x मार्क्स मान लें उसने, माना सुनीता के प्राप्तांक, ठीक है, x सपोज कर लिए, और टोटल नंबर कितने हैं 30, टोटल कितने हैं 30। अब उन्होंने क्या कहा, अगर वो 10 अंक ज्यादा प्राप्त कर लेती, यानी कि x प्लस 10, तो इन अंकों का 9 गुना उसके प्राप्त किए हुए अंकों के वर्ग के बराबर हो जाता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है इसने, जो एक्चुअल नंबर है उसके वो x हैं, उनके 10 नंबर अगर ज्यादा मिलते, अगर 10 नंबर ज्यादा मिलते तो उसके प्राप्त अंकों के स्क्वायर उसके 9 गुना के बराबर होता। बस यही क्वेश्चन है, यही आपने समझनी है, तो आप इसको इजीली कर पाओगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आपने यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर में 90 के क्या बन जाएंगे, आपको ध्यान रहने चाहिए, ये 15 15 छिक्के 90, यानी कि x बना के दिखा देता हूँ, 1 गुना 90, उसके बाद 2 गुना 45, 3 गुना 30, 4 पर जाएगा नहीं, 5 पर 18 और 6 पर 15, यहाँ पर हमारे पास नो डिफरेंस आ जाता है। माइनस 15x प्लस 6x माइनस 90 बराबर 0, देन x इज इक्वल टू x माइनस 15 प्लस 6, और ये फिर x माइनस 15 विल बी इक्वल टू 0। x प्लस 6 और x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। दोनों को हमने अलग अलग 0 के इक्वल रख लेना है, और x इज इक्वल टू 15, यानी कि 15 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कितने नंबर मिले उसको 15, वो कहता है 10 नंबर ज्यादा मिलते तो कितने हो जाते ये 25, ठीक है। अब 10 नंबर ज्यादा मिलते 25 हो गया, इसका 9 गुना कितना हो गया 225, और 15 का स्क्वायर वो भी 225, यानी कि हमारा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। आंसर भी हम चेक कर सकते हैं। इसी के अथवा में दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 365 है। फाइंड द कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ whose squares is 365। अब क्या करेंगे हम, लेट द फर्स्ट नंबर इज x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x,
माना पहली संख्या। ठीक है, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सेकंड नंबर x प्लस वन। क्या बोला इन्होंने, क्या बोला है, सम ऑफ हु स्क्वेयर्स, इनका स्क्वेयर्स कर लेंगे, यानी कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन का स्क्वेयर, दैट इज 365। ठीक है, बस कैलकुलेशन है इसमें, इसके बाद इक्वेशन आपको पता लग जाएगी। एक्स स्क्वेयर प्लस, अब यहाँ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वन, 365 की हम साइड चेंज कर लेंगे। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे जैसे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। सब में से x डिलीट कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड करा, इसको भी 2 से डिवाइड करा, और इसको भी 2 से डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, 182 के हमने फैक्टर बनाने हैं, 2 इंटू 91। अब यह 3 पे, देखिए 3 पे नहीं जाएगा, 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे नहीं जाएगा, 7 पे चला जाएगा, 7 इंटू 28। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से 13 सत नहीं, 13 सत्ते 91 होते हैं ना, 13 दूनी 26 इधर आ जाएगा। ठीक है, 26 आएगा। और उसके बाद हम देखेंगे 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 पर जाएगा, यानी कि 13 और ये 14, क्योंकि 2 इधर आ जाएगा इसमें से, तो 13 और 14 बन जाएंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 122 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, फैक्टर बनाने आपको आने चाहिए, अगर फैक्टर नहीं आएंगे तो आपको दिक्कत रहेगी, नहीं फिर आपको जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है उससे करना आना चाहिए। x कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 14 दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 13 और ये आ जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13, और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14। बच्चे गलती क्या करते हैं, 13 और 14 आंसर आ गया, नहीं ये आंसर नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या आ जाएगा 13, और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा 13 प्लस 1 दैट इज 14। ये वाला 14 नहीं लेना, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 और 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकृति में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और ट्रायंगल एन एस क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम टी आर। तो सिद्ध कीजिए ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये सिमिलरिटी का साइन है यहाँ पर, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एंगल 1 एंड 2 इक्वल दिए हैं, सबसे पहले आप देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगर एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, पी एस इज इक्वल टू पी टी। बराबर भुजाओं, बराबर कोणों के सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर इन्होंने दिया है कि ट्रायंगल एन एस क्यू, एन ये एस क्यू ये वाली ट्रायंगल, और एम टी आर ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, देखिए ट्रायंगल एन एस क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एम टी आर। अब यहाँ पर ट्रायंगल जो सिमिलर हैं तो हमें यहाँ पर क्या चीज़ मिल जाएगी, देखिए कि ये दोनों पोर्शन इक्वल हैं। क्या पता लग जाएगा हमें कि एस क्यू इज इक्वल टू टी आर। ठीक, इसको 1 अगर मान लें और इसको हम 2 मान लें, दोनों को अपॉन में कर लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। ठीक, पी टी अपॉन टी आर आ गया। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए इस स्थिति में हमारे पास क्या हो जाएगा, आगे आधारभूत अनुपातित प्रमेय का जो विलोम है उसके अनुसार क्या आ जाएगा हमारे पास, एस टी इज इक्वल टू सॉरी एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है ना, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि अगर पैरेलल होंगे तो ये समानानुपात में होंगे, अगर समानानुपात में हैं तो ये पैरेलल हो जाएंगे, ये बीपीटी का जो है विलोम हो जाएगा। तब हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3।
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि संगत कोण बन जाएंगे, और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमारे हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, पीटीएस देखना है हमने यहाँ पर ट्रायंगल, दोबारा देख लीजिए ऊपर पीटीएस, ये ऊपर वाली ट्रायंगल और पूरे वाली ट्रायंगल पी आर क्यू, इन दोनों में हमने कंपेयर करना है। इन ट्रायंगल पी एस टी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, पी और पी कॉमन आ जाएंगे, ठीक है, पी एंड पी कॉमन हो गए, और यहां पर हमारे पास एस के साथ, यानी कि ये दिया हुआ है हमें, देखिए 1 और 3, ठीक, और 2 और 4 ये इक्वल है, ये हमने यहाँ ऊपर से फाइंड आउट किया है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रायंगल जो है सिमिलर हो जाएंगी, ट्रायंगल पी टी एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर क्यू, यही हमने यहाँ प्रूव करना है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी, उसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एंगल एट ओ, डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, यहां पर बीच में ये मिस प्रिंटिंग है, show that AO upon BO is equal to CO upon DO। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम इस प्रकार का है, यहाँ पर लिख लेते हैं A, B, C और D, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिया हुआ क्या है हमें, AB is parallel to CD, ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। हम एक रचना यहाँ पर कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर ली हमने, ये एक्स वाई लाइन ली और ये इस प्रकार ली ताकि ये ए बी के पैरेलल हो, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे एक्स वाई इज पैरेलल टू ए बी, अगर ए बी के पैरेलल है तो एक्स वाई सी डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है ना। अब इसमें से हम इन ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। ए बी सी में क्या है हमारे पास, ए बी इज पैरेलल टू ओ वाई, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ, दिस पोर्शन अपॉन दिस पोर्शन इज इक्वल टू, इसको y यहीं ले लेते हैं, दूर लिखा गया ये, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी वाई अपॉन वाई सी, इसको फर्स्ट इक्वेशन में सपोज कर लेता हूँ, और सेकंड में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, अगर मैं इसको ट्रायंगल बी सी डी ले लेता हूँ, बी डी सी, तो क्या हो जाएगा, ओ वाई इज पैरेलल टू सी डी, देन बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए ये इसके बराबर आ गया बी वाई अपॉन वाई सी, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ये दोनों पोर्शन देखिए सेम है, अगर ये दोनों पोर्शन सेम होंगे तो इनके इक्वल के भी बराबर हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा हमें, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, इनको हमने इंटरचेंज कर लेना है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, यही हमने यहाँ प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट देखिए, एक ठोस खिलौना अर्धगोले के ऊपर बने एक लंब वृत्तीय शंकु के आकार का है, शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, खिलौने का आयतन ज्ञात करो। यदि एक घन खिलौने के परिगत है तो घन और खिलौने के आयतन का अंतर भी ज्ञात करो, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। A solid toy is in the form of a hemisphere surmounted by a right circular cone. The height of cone is 4 centimeter and diameter is 8 centimeter. Determine the volume of the toy. If a cube is circumscribed by the toy, then find the difference of the volume of the cube and the toy. Also find the total surface area of toy. अब देखिए फिगर किस प्रकार की है, नीचे तो है उसके हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है, ठीक।
ये इन्होंने यहाँ से इसकी हाइट 4 सेंटीमीटर बताई, डायमीटर 8 बताया, तो हाइट रेडियस कितना रह जाएगा यहाँ इसका 4। ठीक है, अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम अर्धगोले की त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ हेमी स्फीयर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 8 व्यास दिया हुआ है। ठीक, और हाइट ऑफ कोन यानी कि शंकु की ऊंचाई वो भी कितनी है 4 सेंटीमीटर। अब आपने यहाँ ध्यान रखना अर्धगोला और शंकु दोनों की रेडियस सेम है। ठीक है ना, दोनों का रेडियस सेम है। अब सबसे पहले हमने फाइंड आउट क्या करना है, इन्होंने क्या डिटरमिन द वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय खिलौने का आयतन कितना हो जाएगा, इतना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस अर्धगोले का कितना आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 1/3 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वेयर मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया एच प्लस 2r। वैल्यू पुट कर दो 1/3 22/7, r है 4, 4 इंटू 4, एच भी 4 है और r भी 4 है। तो यहाँ पर कैलकुलेट ही करना है बस आपने, 1/3 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 4 दूनी 8, 8 और 4 12, इससे इसको कट कर दीजिए, 16 चौके 64 और 64 दूनी 128, 128 में प्लस करेंगे 8 0 4 1, 7 से डिवाइड किया इसको, 7 दूनी 14 ना जाने की 0, और लगभग ये कितना आ जाएगा 10, फिर लगभग 1 के करीब आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ये टोटल इसकी वॉल्यूम आ गई खिलौने की। अब इन्होंने बोला है कि अगर ये घन के चारों तरफ बना हुआ हो ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसका व्यास कितना है 8 है, तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमने इसका डिफरेंस बताना है, क्या बोला है इन्होंने, घन व खिलौने के आयतन में अंतर, डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड टॉय कितना है, देखिए 512 माइनस 201.1। ठीक है, और 512 में से अगर मैं 200 घटा दूं तो कितने में देंगे 312, एक उधर से गया एक उधर से गया, और लगभग ये आ जाएगा 310.9। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरे पास यहाँ एक आंसर आ गया। सेकंड में इन्होंने क्या बोला है, अब इन्होंने सेकंड में पूछा है इस शंकु का जो हमने जो टोटल जो खिलौना है इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए मुझे एल चाहिएगा। एल कैसे निकालूंगा मैं, आप यहाँ फिगर को एक बार देखिए, ये भी 4 है हमारे पास, ये भी 4 है, तो इसको 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 16 यानी कि 32 का रूट। अब 32 का रूट अगर आपको निकालना सिखाऊं तो यहाँ देखिए 5 से गया, पंजो पंजो 25, बच गए 7, ये आ जाएगा 10, और आने वाले के लिए ये लगभग जाएगा 6 पर, और ये आ जाएगा 36, 636 यानी कि लगभग ये 5.6 आएगा। मैं लगभग ले रहा हूँ, आप इसको आगे पॉइंट और भी निकाल सकते हो। ठीक है, और उसके बाद हमने सरफेस एरिया ऑफ टॉय
यानी कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का कितना होता है पाई आर एल, ठीक है ना, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और उसका कितना होगा गोले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन निकाल लें, अंदर रह जाएगा एल प्लस 2 आर, यानी कि 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 4, ठीक है, और इंटू एल कितना है 5.6 प्लस 2 इंटू 4। कैलकुलेशन का आपने ध्यान रखना है, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ होगी तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपके पास क्या आ जाएगा, 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए 88 इंटू 4 दूनी 8, 8 और 5 13, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 8 छिक 48 का 8 हंसी लगी कर लेते हैं, 8 छिक 48 का 8 हंसी लगा 4 13 8 104 और 4 108, ये आ जाएगा 8 8 0 1, यानी कि 8 16 का 6 हंसी लगा 1, ये 9 और ये 11, यानी कि 11968, एक पॉइंट आ गया यहाँ पर। 7 से इसको हमने डिवाइड कर देना है, 7 वन जा 7, फिर इसको भाग करना है हमने, बच गए 4, 49 7 7 49, ठीक है, ना जाने की 0, और उसके बाद 9, लगभग हमारे पास ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अथवा में जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ चित्र दिया हुआ है, एक ठोस सिलेंडर के प्रत्येक छोर से एक अर्धगोला गोलार्ध यानी कि अर्धगोला निकालकर एक लकड़ी का सामान बनाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो और उसके आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपने यहाँ ध्यान रखना है, जब गोला काटा है तो घटेगा नहीं। अ वुडन आर्टिकल ऑफ वाज मेड बाय स्कोपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर, दोनों में से उसमें से ये काटा गया है। एज शोन इन द फिगर, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर दी गई है, और आर कितना है इसका 3.5, तो आर कितना है 3.5 और एच कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। देखिए, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, ठीक है, वस्तु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले देखिए, जो अर्धगोला है वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो ये बेलन है ये 2 पाई आर एच, प्लस उसके बाद आपने क्या लिखना है, जो दोबारा नीचे वाला बेलन है 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, ठीक है। कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, 2 पाई आर कॉमन निकाल लिया, अंदर रह गया हमारे पास 2 आर प्लस एच, 2 × 22/7 इंटू 3.5, 2 × 3.5 प्लस 10, इसको कट कर दीजिए, 0.5 आ गया, यह आ जाएगा 44 इंटू 5/10 इंटू ये कितना हो 7 और 10 17, इसको कट कर दीजिए, यह आ जाएगा 22, और ये हमारे पास आ जाएगा 3, 17 दूनी 34 का 4 चलेगा 3, और 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। यदि बारंबारता का योगफल 100 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। इफ द मीडियन इज 525, x एंड y, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फ्रीक्वेंसी हमें 100 दी हुई है। हम पहले सबसे क्या करते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज को प्लस कर लेते हैं, 2 + 5 कितना हो गया 7, और ये 12 जमा कर दें 19, 19 में 17 जोड़े 36, 36 और 20 56, 56 और 9 65, 65 और 11 76, तो ये कितना हो जाएगा 76 + x + y, यहाँ लिख लेते हैं 76 + x + y = 100, then x + y = 100 - 76 एंड x + y = 24। ये हमें पहली बात तो यहाँ पता लगी। अब जैसे हम CF निकालते हैं, यहाँ पर CF निकाल लेना है, आ जाएगा 2, या 2 और 5 7,
7 में x प्लस करा 7 प्लस एक्स, और इसमें 12 प्लस करेंगे 19 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें 17 प्लस करेंगे 36 प्लस एक्स, 20 प्लस करेंगे 56 प्लस एक्स, y प्लस करेंगे 56 प्लस एक्स प्लस वाई, और 9 प्लस करेंगे 65 प्लस एक्स प्लस वाई, और 7 प्लस करेंगे 72 प्लस एक्स प्लस वाई, और 4 प्लस करेंगे 76 प्लस एक्स प्लस वाई। अब हमने यहाँ इसका हाफ करना है। 50 कहाँ मिलेगा हमें? 36 के बाद यहाँ पर हमें 50 मिलेगा, जहाँ से हमने सी एफ फाइंड आउट करना है। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास 50, हमें 50 लगभग कहाँ मिलेगा, इस पर हमें यहाँ पर 50 मिलना है। तो अब L कितना हो गया हमारे पास? 500। F कितना आ गया? 20। CF कितना आ जाएगा? 36 प्लस एक्स, ठीक है। और N हमारे पास 100 है। फार्मूला क्या लग जाएगा? हमने मीडियन निकालना है। मीडियन का फार्मूला L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। H नहीं लिखा हमने यहाँ पे, H लिख लेते हैं, वो 100 है, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल जो है वो 100 का आ रहा है। अब यहाँ देखिए मीडियन हमें कितना दिया है? 525 दिया हुआ है। L हमारे पास 500 है, प्लस N अपॉन 2 दैट इज 100 अपॉन 2, माइनस CF कितना है? 36 प्लस एक्स अपॉन में F दैट इज 20 इंटू H दैट इज 100, ठीक है। इस 500 को इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास लेस हो जाएगा इसमें से, ठीक। और ये आ जाएगा 50 माइनस 36 माइनस एक्स, इस 20 से इसको हमने कट कर दिया, और ये हमारे पास इंटू 5 आ जाएगा। ये आ जाएगा 25, ठीक है। और इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इस 5 से हमने इधर डिवाइड कर देना है, और ये आ जाएगा 14 माइनस एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू, इसको कट करेंगे ये 5 आ जाएगा। 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई, और ऊपर x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 आया था, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 24, देन x इज इक्वल टू 24 माइनस 9, x इज इक्वल टू कितना आ गया? सॉरी y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर? 15। y की वैल्यू 15 आ जाएगी, और x की वैल्यू हमारे पास यहाँ 9 आ जाएगी। अब सेक्शन ई देखिए, ये केस स्टडी पर बेस्ड क्वेश्चन है। टूथपिक से बनी आकृति के अनुक्रम के पहले 4 पैटर्न इस प्रकार दिए। इन द फर्स्ट 4 पैटर्न द सीक्वेंस ऑफ द फिगर मेड बाय टूथपिक्स आर शोन। अब इसमें कितने टूथपिक लगी हैं? 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे में कितनी लगी हैं? 4, यहाँ तक थी 5 6 7, और इसमें कितनी लगी हैं? 3 बढ़ रही हैं, तो यहाँ 10, और यहाँ 3 बढ़ रही हैं, तो ये 13। 15वें पैटर्न में कितनी टूथपिक लगेंगी? अब यहाँ सीरीज बना लीजिए, देखिए आप, ए कितना आ जाएगा आपके पास? 4, और डी कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4 दैट इज 3। 15वें पैटर्न में निकालनी है, तो हमारे पास कितनी आ जाएंगी? देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, यही फार्मूला लगता है। तो हमारे पास ए कितना है? 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 3, 4 प्लस 14, 14 थी ये 42, और 42 और 4 कितनी हो जाएगी हमारे पास? 46। यानी कि फर्स्ट का आंसर हमारे पास 46 आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इफ पैटर्न एन हैज 136 टूथपिक्स। अगर 136 टूथपिक्स हों, तो हमारे पास यही फार्मूला हमने लगाना है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 136। ए हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4, ठीक है। एन हमने फाइंड आउट करना है, डी है 3, 136, और n माइनस 1 इंटू 3, 136 में से 4 लेस कर देंगे 132, और n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 132 अपॉन 3, 4 3 12, और n इज इक्वल टू 44 प्लस 1 दैट इज 45, ठीक है। अब इन्होंने थर्ड में क्या पूछा? 30 पैटर्न बनाने के लिए कितनी टूथपिकें लगेंगी? अब 30 पैटर्न बनाने के लिए क्या निकालना पड़ेगा हमें? सम, ठीक है ना, यानी कि एस एन। फार्मूला क्या है? एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है मेरे पास? 30, 30 बटा 2 गुणा 2 गुणा 4, क्योंकि ए 4 है। एन कितना है? 30, 30 का हमारे पास 30 माइनस 1 और इंटू 3,
अब यहाँ पे आ जाएगा 15, 4 दूनी कितना आ गया 8, प्लस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 87, ये आ जाएगा 15 गुना 95, यानी कि 15×75 का 5 ऐसे लगा 7, 15×7 135 और 7 142, यानी कि 1425 स्टिक्स लगेंगी। हाउ मैनी टूथपिक्स आर यूज्ड इन मेकिंग 20th पैटर्न, 20वें पैटर्न में कितनी टूथपिक्स लगेंगी? तो हमने क्या निकालना है यहाँ A20, फार्मूला क्या है A प्लस 19D, A कितना है हमारे पास 4 प्लस 19 इंटू D कितना है हमारे पास 3, 4 प्लस 14 57, कितना आ जाएगा हमारे पास 61। ये हमारे पास यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक बगीचा एक वर्ग के आकार का है। माली ने बगीचे की सीमा पर 1 मीटर से एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अशोका पेड़ लगाए गए हैं। वह बगीचे को गुलाब के पौधों से सजाना चाहता है। माली ने 10वीं कक्षा के छात्रों की मदद ली। उन्होंने इसके लिए एक चार्ट बनाया जो चित्र में दिखाया गया है। ए गार्डनर is in the shape of a square. The garden is in the shape of square. The gardener grew a tree on the boundary of the garden, distance of 1 meter from each other. ठीक है, he wants to decorate the garden with rose plants. In the above situation, the gardener took help the students of 10th class. They made a chart of in which looks like the given figure, या फिगर दी हुई है। अब आंसर देखिए क्या है, ए को मूल बिंदु मानते हुए पी क्यू आर के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पर पी क्यू आर है उसके निर्देशांक हमने यहाँ पर बताने हैं। सबसे पहले पी को देख लीजिए, पी के निर्देशांक क्या बनेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 4 और 6, ठीक है। उसके बाद क्यू के निर्देशांक क्या बनेंगे 1 2 3 1 2, यानी कि 3 और 2, ठीक। उसके बाद आर के निर्देशांक क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यानी कि 6 और 5। पहला काम तो हमारा ये पूरा हो गया। उसके बाद क्या बोला उन्होंने पी क्यू और क्यू आर की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर पी क्यू की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 6 माइनस 2 माइनस 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 17। कितना आ जाएगा ये हमारे पास अंडर रूट 17, ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं, हमने यहाँ पर क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्यू आर कितना आ जाएगा देखिए 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, ये भी 3 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, 9 एंड 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18, ठीक हो गया। उसके बाद इन्होंने क्या बोला हमें, नेक्स्ट में देखते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो P और R को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। कितने में विभाजित करता है 2:1 के अनुपात में P और R। यहाँ पर P के निर्देशांक और R के निर्देशांक हम लिख लेते हैं। P है 4 6 और R है हमारे पास 6 5, ठीक है। R कितना है हमारे पास 6 5, रेशो कितनी है हमारे पास 2:1, ठीक है। यहाँ पर जगह बना लेता हूँ लिखने के लिए। अब देखिए हमारे पास x कितना आ जाएगा, फार्मूला क्या है m1 प्लस m2, अगर m1 है तो इसके साथ x2 लिखना है, m2 है तो इसके साथ x1 लिखना है। m1 प्लस m2 इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। x2 कितना है देखिए x1 y1 x2 और ये y2। x2 कितना है 6, m1 है हमारे पास 2 प्लस, ठीक है, m2 कितना है हमारे पास 1 इंटू x1, x1 कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, ये क्या आ गया 6 दूनी 12, 12 और ये 4, ये आ जाएगा हमारे पास 16/3, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास ये 16/3। अगले में देखते हैं y,
और y कितना आ जाएगा, y2 इंटू m1 प्लस m2 y1 अपॉन m1 m2। x2 कितना है हमारे पास 5 और m1 हमारे पास 2 प्लस m1 m2 है 1 और उसके बाद y1 है हमारे पास 6 अपॉन 2 प्लस 1, 5 दूनी 10 प्लस 6/3 और ये भी हमारे पास कितना आ गया 16/3। नेक्स्ट में देखिए हमने ये बताना है कि पी क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। हमने ऊपर जैसे ट्रायंगल पी क्यू हमने फाइंड आउट किया था और पी आर भी फाइंड आउट किया था, हमने केवल क्यू आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं। पी क्यू √17 था और क्यू आर हमारे पास √18 था। ठीक है, हमने क्या फाइंड आउट करना है, पी आर। क्या फाइंड आउट करना है हमने, पी आर। अब पी आर फाइंड आउट करने के लिए हमें पी दिया हुआ है, देखिए 4 6 और आर है हमारे पास 6 5। तो पी आर फाइंड आउट करना हमने 4 - 6 का स्क्वायर प्लस 6 - 5 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4 + 1 दैट इज √5। अब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या हो जाएगी, एक ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, ये विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, स्केलेन ट्रायंगल है ये, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए, गडीसर झील राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। इसे जैसलमेर के राजा ने बनवाया था और 14वीं शताब्दी में गढ़सी सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। झील में कई छतरियां हैं, इसमें एक को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। चित्र को देखें, पानी के स्तर से h मीटर ऊंचाई पर एक बिंदु A छतरी से छतरी के शीर्ष बिंदु का उन्नयन कोण 45 और पानी में इसके प्रतिबिंब का अवनयन कोण 60 डिग्री का है। जल स्तर से ऊपर छतरी की ऊंचाई 10 मीटर है। ठीक है, गडीगर लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वाज बिल्ट बाय द किंग ऑफ जैसलमेर एंड रीबिल्ट बाय द गढ़सी सिंह इन 14th century. The lake has many chhatris. One of them is shown in the figure. Adjoining figure, observe the picture from a point A h meter above the water level. The angle of elevation of the top of chhatri point B is 45 centimeter 45 degree, and angle of depression of its reflection in water, that is C at is 60 degree. Height of chhatri above the water level is 10 meter. उपरोक्त जानकारी के आधार पर एक अच्छी तरह से नामांकित आकृति बनाइए। सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर फिगर बनानी है। हम फिगर बना देते हैं। देखिए मैंने फिगर यहाँ पर बनाया है और मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर ये वाटर लेवल है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, वाटर लेवल से h मीटर की ऊंचाई पर, तो ये h मीटर हाइट मान लेता हूँ मैं, इसको A पॉइंट मान लेता हूँ, इसको B और इसको C। ठीक, उन्होंने कहा इससे 10 सेंटीमीटर 10 मीटर यानी कि ये हाइट जो है इसकी 10 मीटर है एट पॉइंट सी। तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, देखिए 10 - h। अगर यहाँ तक ये टोटल जो है इसको माना जाए, अब आप यहाँ देखेंगे अगर यहाँ पर ये 10 + h है तो ये ऊपर वाला ये भी 10 होगा, और तो यहाँ से हमारे पास b, इसको मैं d मान लेता हूँ पॉइंट को, तो ये कितना रह जाएगा 10 - h। ठीक है, क्योंकि ये टोटल यहाँ पर 10 है तो ये 10 माइनस कितना हो जाएगा h। ठीक है, अब ध्यान आ गया होगा आपको। अब यहाँ पर मैं पहले ट्रायंगल लेता हूँ, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, क्या हो जाएगा मेरे पास, टेंजेंट ये कितना दिया हुआ है इन्होंने, एंगल 45 दिया है और ये एंगल 60 दिया है। एंगल 45 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 - h अपॉन, इसको यहाँ x सपोज कर लेते हैं। ठीक है ना, लंब अपॉन जो ये लंब है और ये आधार है। ठीक है ना, तो ये 1 क्या आ जाएगा 10 - h अपॉन x। ठीक है, यहाँ से हमें इसको एज इट इज छोड़ के भी हम आगे चल सकते हैं, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 - h। अब नेक्स्ट ट्रायंगल में देखेंगे, इन ट्रायंगल ACD,
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू, फिर वही लंब अपॉन, यहाँ पर सी डी अपॉन ए डी करना है। अब सी डी कितना है मेरे पास, 10 प्लस एच, ठीक है, और ए डी वही एक्स के बराबर है। कैलकुलेट कर लेते हैं अब इसको पहले, क्योंकि दोनों चीजें यही फाइंड आउट करनी है हमने। टेंजेंट 60 कितना होता है, √3 10 प्लस एच अपॉन एक्स, और यहां पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर लेते हैं नंबर एक में से, √3 इज इक्वल टू 10 प्लस एच अपॉन 10 माइनस एच, इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 √3 माइनस √3h इज इक्वल टू 10 प्लस एच। अब h वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं और 10 वाली टर्म्स को एक तरफ, 10 √3 माइनस 10 और h प्लस √3 इंटू एच। यहाँ से 10 कॉमन निकाल लो, √3 माइनस 1, और यहाँ से h कॉमन निकाल लेते हैं, 1 प्लस √3। h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो 10 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस √3, ठीक है। दो h इज इक्वल टू 10 √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, मैंने इसको आगे पीछे कर लिया है, और √3 माइनस 1 √3 माइनस 1, इसको रैशनलाइज करना है, तो 10 इंटू √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या करेंगे देखिए, 10 इंटू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 माइनस 2 √3 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस, और अब कैलकुलेशन में हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 10 अपॉन 2, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस 2 √3। हम इसमें से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर आ जाएगा 2 माइनस √3, 10 एज इट इज़ रह गया, 2 माइनस 1.73, और 10 इंटू इसको इसमें से लेस करेंगे 2.7 आ जाएगा, सॉरी 0.7 आ जाएगा, और 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2.7 सेंटीमीटर यहाँ आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।